हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक नया चैप्टर लेके। आज हम नाइन्थ क्लास का टॉपिक रेस्ट एंड मोशन शुरू करेंगे। ये टॉपिक नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो बच्चे एनटीएससी या एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। तो जैसे कि आपको पता ही है रेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग आराम कर रहे हैं, जैसे आप जब आप कभी आराम करते होते हो तो आप कहते हो ना कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट का मतलब होता है व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके विद रिस्पेक्ट टू, अपने आसपास के विद रिस्पेक्ट टू, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम उसको कहते हैं वो कहाँ पे है बॉडी, वो बॉडी रेस्ट में है। ऑन दी अदर हैंड साइड, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो हम कहते हैं वो बॉडी किस में है, मोशन में है। आपके सामने एक एनिमेशन दिखाई दे रही है जहां से आपको बहुत क्लियरली इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगर हम ये दो इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, अगर ये पैसेंजर्स एक दूसरे को देखते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, ये दोनों रेस्ट में है अगर एक दूसरे को देखें तो। परंतु अगर कोई व्यक्ति बाहर से, अगर कोई आदमी बाहर से इनको देखेगा तो ये किस में है, मोशन में है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यानी कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल के आ रही है कि कोई वस्तु एक टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकती है और उसी टाइम के ऊपर वो कहाँ हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म्स हैं, इनकी ये नहीं है कि जो बॉडी रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थ के ऊपर, आप जब हम अर्थ को यूनिवर्स कहीं बाहर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ के ऊपर जो कुछ भी होगा वो मूवेबल है, वो मोशन में है। परंतु अगर हम अर्थ के ऊपर बैठ के दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है वो वही सेम बॉडी किस में हो, रेस्ट के अंदर हो। सो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। इस बात को आपने याद रखना है। रेस्ट का मतलब जब वो पोजीशन चेंज ना करे अपने आसपास के मुकाबले, और जब वो वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन वैसे कई तरह का हो सकता है, कई टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो क्या क्या टाइप्स हो सकती है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो वो कौन सा मोशन होता है, वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। इसको हम लोग स्ट्रेट चलना, जैसे मान लीजिए अगर आप एक बॉडी को हवा में से छोड़ देंगे नीचे तो वो स्ट्रेट नीचे आएगी, तो उसको वो कौन सा मोशन है, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड साइड हमारे पास कौन सा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब बॉडी एक सेंटर से के इर्द गिर्द किसी फिक्स पॉइंट के सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे धरती जो होती है, धरती सूरज के आसपास सर्कुलर मोशन में मूव करती है, हम ये कह सकते हैं। थर्ड होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जब वस्तु अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये हो गई कि जो धरती है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है, तो वो रोटेशनल मोशन हो जाता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जब बॉडी किसी फिक्स पोजीशन के कभी इधर कभी उधर, राइट टू एंड फ्रो मूव करती है, तो उसे हम कौन सा मोशन कहते हैं, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सो ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ और टाइप्स भी हो सकती हैं, जैसे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। तो वो हम लोग उसमें भी आप अपनी बुक्स के साथ या इंटरनेट से आप इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। सो बेसिकली हमारे पास ये 3-4 तरह का टाइप्स होती हैं। तो आइए कुछ मोशंस की टाइप को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा मोशन है। तो क्योंकि बॉडी एक सेंटर के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये कौन सा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। अगर हम इसको देखें
पेंडुलम, पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, घड़ी में आपने पेंडुलम देखा होगा। तो पेंडुलम जो होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन के टू एंड फ्रो, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। एक और एग्जांपल देखिए, ये स्ट्रिंग है, देखिए ये स्ट्रिंग है, ये एक गिटार की स्ट्रिंग है, जो जो गिटारिस्ट है वो स्ट्रिंग को प्लक कर रहा है, इसको हिला रहा है, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, तो इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, कंपन वाला मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ द मोशन। नेक्स्ट इज, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमें पता लग गया कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। लेटर ऑन हम आगे जाके अगले लेक्चर्स में ये भी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आपने, जब आप स्कूल से घर जा रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो, देखिए लाइक दिस, है ना। तो आपने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसकी जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, उसके बीच का जो जो एक्चुअल पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो सबसे छोटी दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, दिस इज, ये क्या बन जाती है, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। तो डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ है, आपको स्कूल से घर आने के हजारों रास्ते होंगे, तो जो आपने रास्ता फॉलो किया वो डिस्टेंस बन गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा रास्ता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। आई थिंक आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लग गया। हम आगे जाके इसके क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आइए पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो जैसे पहले पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस, तो जो एक्चुअल पाथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक नई बात आ गई जी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसका ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कभी आप जब आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं कि मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए। आपने कभी ऐसे तो नहीं बोला ना कि मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए नॉर्थ की तरफ। तो आपको जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जहां पे डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज पे बल लगाया, फोर्स लगाया, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने कितना बल लगाया और किस साइड में लगाया, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो तो वेक्टर होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का चक्कर आ गया ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। मान लो आप जहाँ से चले वहीं वापस आ गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बनी है आपकी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और दोनों के जो यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं, डिस्टेंस के भी यूनिट मीटर होते हैं और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी मीटर होते हैं। मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस है किसका, डिस्टेंस का। आइए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि जहां से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यहाँ देखिए जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो एक आदमी पहले इधर जाता है 3 मीटर, ओके, और फिर जाता है ऊपर 4 मीटर। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, डिस्टेंस तो उसने 7 मीटर ट्रैवल की ना एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके और इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है जी। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो h स्क्वायर कितना आ गया, h स्क्वायर आ गया 25, तो h कितना आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है, वो 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 5, डिस्टेंस 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पे चलते हैं। ये कहता है जी, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां ए पॉइंट से कोई आदमी चला और बी पे गया पहले वो ऐसे करके, तो बताइए डिस्टेंस कितनी कवर करी और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। नो, व्हाट इज डिस्टेंस, ये पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है और हमें पता है पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो आधे का कितना हो जाएगा पाई आर। तो पाई की वैल्यू ले लीजिए 3.14, रेडियस 10 है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी 314 मीटर। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए और बी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, तो ये वाली है। तो ये कितनी है 8, 10 ही है, 10 ही है, तो इट विल बी 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए से बी पे गए जी, पहले ये ब्लू कलर वाले पास से गए हम लोग, ये सारा इसको मीटर में मान लेते हैं, ये भी मीटर है, ये नॉर्थ में भी मीटर है, ईस्ट में भी मीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो पहले देखें हम लोग, ये 1 मीटर हो गया जी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 1 मीटर, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 2 3, ये 2 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इट इज 10 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्प्लेसमेंट है जी रेड लाइन ए से बी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरी कर लेते हैं हम यहाँ से, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस इसका 5 आ गया और परपेंडिकुलर आ गया 1। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो h स्क्वायर इज 26, h इज √26 मीटर, 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर भी। तो आप यहाँ पे चीज़ का ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं किया, डिस्टेंस कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम आ रही है हमेशा ही। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। सो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको आप स्टडी करिए, न्यूमेरिकल्स और ट्राई करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोशिश करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।